वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज विश्व इतिहास के प्रश्न पत्र में हम भारत में 19वीं शताब्दी में हुए धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों की चर्चा करेंगे। विश्व इतिहास के प्रश्न पत्र में पिछले वर्ष हमने देखा कि यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलनों की पृष्ठभूमि में ही आधुनिकीकरण हुआ और भारत में भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों ने अपना व्यापक असर छोड़ा। हम इस सुधार आंदोलन के प्रभावों पर जाएं, उससे पहले हम यह देखेंगे कि भारत में यह सुधार शुरू कैसे हुए और कौन लोग थे जिन्होंने इन सुधारों की बागडोर अपने हाथों में रखी। भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत या पुनर्जागरण के प्रवर्तक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय और उनके द्वारा समाज और धर्म में सुधार के जो प्रयास किए गए, उन प्रयासों के बारे में हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, राजा राम मोहन राय पुनर्जागरण के अग्रदूत। राजा राम मोहन राय का जन्म बंगाल में हुआ और बंगाल में इनका जन्म 1774 ईस्वी में हुआ। इनका परिवार सम्भ्रात परिवार था, समृद्ध परिवार था और इनकी शिक्षा दीक्षा जो विभिन्न भाषाओं में और प्रशिक्षित व्यक्तियों के साथ में हुई। इन्होंने बांग्ला सीखी, संस्कृत का अध्ययन किया, उर्दू और फारसी और अरबी भाषाओं का अध्ययन किया। इसके अलावा इन्होंने यूरोपीय भाषाओं में अंग्रेजी, फारसी, स्पेनिश, इन सभी भाषाओं का अध्ययन किया। तो बहुत सारी भाषाओं और बहुत सारे दर्शनों का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को सार रूप में अलग अलग जगहों से प्रकाशित करने का भी प्रयास किया। इन्होंने जब अध्ययन किया तो उनके ऊपर पाश्चात्य दर्शन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वो पाश्चात्य या पश्चिमी शिक्षा और पश्चिमी दर्शन को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे और वो ये सोचते थे कि केवल पाश्चात्य दर्शन में ही तर्क विद्यमान है। भारतीय दर्शन में भी उनकी रुचि थी और भारतीय दर्शन में उनकी चिंतन का जो आधार है वो उपनिषद थे। वो उपनिषदों के एकेश्वरवादी तत्व से बहुत अधिक प्रभावित थे, इसलिए उनके सभी विचारों में एक ही ईश्वर के प्रति आस्था में विश्वास व्यक्त किया गया है। राजा राम मोहन राय 1805 से लेकर के 1814 ईस्वी तक एक अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्वी के पास रहे और उनके साथ में रह कर के उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा और दर्शन का अध्ययन किया और सार्वजनिक जीवन की कई बारीकियों को भी सीखा। जॉन डिग्वी के ये बहुत संपर्क में रहे और बाद में जब इंग्लैंड भी गए तब भी वहाँ इनकी मदद मिली गई। राजा राम मोहन राय ने बहुत सारे लेखन कार्य भी किए हैं और उन लेखन कार्यों में उनकी जो पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी वो 1809 ईस्वी में एक प्रकाशित हुई थी पुस्तक जिसका नाम था एकेश्वरवादियों को उपहार। एकेश्वरवादी जो विचारधारा है जिसमें ईश्वर को एक ही माना गया है, बहुत सारे ईश्वर नहीं होते हैं, उन एकेश्वरवादी चिंतन पर उन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा एकेश्वरवादियों को उपहार और उसका फारसी में जो दूसरा नाम था वो था तोहफत उल मोहिद्दीन। तोहफत उल मोहिद्दीन 1809 में ये पुस्तक का प्रकाशन किया और 1821 में उन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका निकाली जो कि बांग्ला भाषा में थी। ये बांग्ला भाषा की पहली पत्रिका थी। साथ ही उन्होंने मिरात उल अखबार भी निकाला जो कि फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र था। 1820 ईस्वी में उन्होंने एक ईसाई धर्म पर पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस में ईसा मसीह और ईसाई धर्म के बारे में विभिन्न टिप्पणियाँ की गई है। जब वो विभिन्न लोगों के संपर्क में थे तो उन्होंने ये समझा कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा की आवश्यकता बहुत ही अधिक है, इसलिए उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करने के लिए 1817 ईस्वी में
कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की और उस कॉलेज की स्थापना में उनका साथ दिया एक अंग्रेज़ डेविड हेयर ने। डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता कॉलेज की स्थापना की। यह भारत के प्रारंभिक कॉलेजों में से एक था। यद्यपि बाद में उनको यह भी एहसास हुआ कि केवल पाश्चात्य शिक्षा ही संपूर्ण नहीं है, इसलिए भारतीय दर्शन का भी अध्ययन करना जरूरी है। इसलिए 1825 ईस्वी में उन्होंने कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। तो इस प्रकार से उनके शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। उस समय बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन विवियन डेरोजियो के नेतृत्व में चल रहा था और डेरोजियो के प्रभाव में आकर के राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। इस सभा का प्रमुख उद्देश्य एकेश्वरवाद में विश्वास रखना है, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बहुदेववाद और इस प्रकार के जो कर्मकांड है उनका विरोध करना था। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को एक संगठित रूप देने का प्रयास करते हुए 1829 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की। कुछ इतिहासकार 1828 में इसकी स्थापना मानते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना और ब्रह्म समाज के प्रमुख उद्देश्य क्या है, यह हमको समझना जरूरी है। ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य था एकेश्वरवाद में आस्था रखना। राजा राम मोहन राय मानते थे कि ईश्वर एक ही है, उसके कोई बहुत सारे रूप नहीं हैं और वहाँ तक जाने के लिए किसी भी माध्यम या उपासना के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं है, कोई मध्यस्थ की ज़रूरत नहीं है, न मंदिर जाने की, न पुजारी की, न किसी और अन्य मध्यस्थ की, गुरु की ज़रूरत होती है। इसलिए आत्मा और परमात्मा दोनों के बीच में सीधा संपर्क होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मूर्ति पूजा, बलि प्रथा, बाह्य आडंबरों और बहुदेववाद का विरोध किया। जब उन्होंने एकेश्वरवाद पर बहुत अधिक बल दिया, जो कि ईसाई धर्म का मूल सिद्धांत माना जाता रहा है, इसलिए ईसाइयों को कई बार ये लगा कि राजा राम मोहन राय अब ईसाई धर्म में आ सकते हैं। इसलिए राजा राम मोहन राय के विचारों पर ईसाई धर्म का भी काफ़ी अधिक असर पड़ा। जो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1829 में, इसकी नियमित रूप से बैठकें करने के लिए इन्होंने 1830 में एक भवन को किराए पर ले लिया और वहाँ पर प्रत्येक शनिवार को संध्या में बैठक हुआ करती थी, जिसमें ब्रह्म समाज के सभी अनुयायी मिल करके ब्रह्म समाज के नियमों, सिद्धांतों और उसके प्रचार प्रसार के बारे में बातचीत किया करते थे। राजा राम मोहन राय की 1833 ईस्वी में ब्रिटेन में ही मृत्यु हो गई और उसके बाद में ब्रह्म समाज के सिद्धांतों को भारत के विभिन्न भागों तक देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने आगे बढ़ाया था। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अतिरिक्त और बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और अपने विचार प्रकट किए। उन विचारों में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में है। राजा राम मोहन राय के बड़े भाई की मृत्यु पर उनकी भाभी को जबरन सती करने का जो घटनाक्रम उनके आंखों के सामने आया, उससे वो बहुत ही क्षुब्ध हो गई और उन्होंने इस सती प्रथा को रोकने के लिए अंग्रेज़ों से कानून बनाने की मांग की और उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन भारत में शास्त्रों में कहीं पर भी सती प्रथा का समर्थन नहीं किया गया है। उन्होंने उपनिषदों सहित प्राचीन हिंदू दर्शन के ग्रंथों से विभिन्न उद्धरण लेकर के यह प्रमाणित किया कि पति की मृत्यु के बाद सभी स्त्रियां सती नहीं हुआ करती हैं। इसलिए सती प्रथा को रोकने के लिए कंपनी को कानून बनाने के लिए आग्रह किए गए और अंततः 1829 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने का कानून पूरे देश में लागू हो गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि राजा राम मोहन राय के खाते में गई। राजा राम मोहन राय भारत में विद्यमान बाल विवाह की कुप्रथा से बहुत ही क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने यह प्रयत्न किया कि विवाह की आयु है वो सरकार कानून के द्वारा निश्चित की जाए और आयु को बढ़ाया जाए। लेकिन इसमें वो किसी कानून को बनाने में तो सक्षम नहीं हुए, लेकिन इन्होंने जो मूल आधार रखा था, इसी के आधार पर 1872 आते आते केशव चंद्र सेन के प्रयासों के माध्यम से बाल विवाह के संबंध में भी कानून बने। भारत में एक और कुप्रथा थी कन्या शिशु वध की। कन्याओं को छोटी उम्र में ही मार दिया जाता था, इसलिए इसको रोकने के लिए भी राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए और लोगों के जन समर्थन जुटाने का प्रयास किया कि शिशु वध की जो घटनाएं हैं यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के भी प्रयास किए और इस बात पर बल दिया कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति होनी चाहिए और स्त्रियों को भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। राजा राम मोहन राय एक शिक्षित व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने शिक्षा और साहित्य पर बहुत अधिक बल दिया। हमने उनके शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित विभिन्न कॉलेजों, पत्र पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के बारे में पढ़ा। राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करते थे और वो यह मानते थे कि भारत में पश्चिमी शिक्षा ही वास्तविक पुनर्जागरण ला सकती है। और इस पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करते हुए उन्होंने उस समय भारत में जो आंग्ल और प्राच्य शिक्षा के संबंध में जो विवाद चल रहा था, उसमें पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय के समर्थन के सहयोग से ही, राजा राम मोहन राय जैसे अन्य लोगों के समर्थन के सहयोग से ही जब मैकाले के नेतृत्व में शिक्षा संबंधी समिति बनी थी 1835 में, जिसने मैकाले का सिद्धांत आया था, उसमें भी राजा राम मोहन राय के सुझावों के आधार पर ही पश्चिमी शिक्षा और दर्शन के अध्ययन के ऊपर जोर दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने बंगला साहित्य की भी काफ़ी सेवा की। संवाद कौमुदी जो पत्रिका निकाली वो पूरी बंगला में थी। इसके अलावा भी उन्होंने बंगला भाषा को काफ़ी मदद की, उनका काफ़ी लेखन कार्य भी किया। राजा राम मोहन राय एक प्रबुद्ध व्यक्ति थे, इसलिए उनका भारत और भारत के बाहर जो राजनीतिक घटनाएं हो रही थी उन पर उनकी कड़ी नज़र रहा करती थी। राजा राम मोहन राय भारत में अंग्रेजी शासन के पक्षधर थे और वो सोचते थे कि अंग्रेज़ों का भारत में रहना भारत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो अंग्रेज़ों की उदारवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो कंपनी के शासन के अत्याचारों से अपरिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने कंपनी के व्यापारिक अधिकार खत्म करने का प्रयास किया और उन्होंने विभिन्न पत्रों के माध्यम से यह मांग रखी कि कंपनी को व्यापार करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि कंपनी का कार्य कानूनी और प्रशासन को देखना होना चाहिए। 1813 के अधिनियम के माध्यम से कंपनी के चाय और चीन के साथ के व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक अधिकार खत्म कर दिया था और जो कुछ बचा खुचा था वो राजा राम मोहन राय जैसे लोगों के सुझावों पर काम करते हुए कंपनी ने 1833 के अधिनियम के द्वारा इन व्यापारिक अधिकारों को भी खत्म कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजा राम मोहन राय के विचारों का प्रभाव किस प्रकार से था। राजा राम मोहन राय जमींदारी प्रथा के भी विरुद्ध थे। भारत में उस समय जो बंगाल में शासन पद्धति थी भू राजस्व की, वो जमींदारी पद्धति थी, इसमें ज़मीन का मालिक किसान न होकर के जमींदार हुआ करता था। इससे जमींदारों और किसानों दोनों के बीच में संघर्ष बढ़ते गए। साथ ही जमींदार समय पर लगान न चुका पाने की स्थिति में अपनी ज़मीन को नीलामी से भी नहीं बचा पाए। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए जमींदारी व्यवस्था भारत में शोषण का एक माध्यम बन गई थी। इसलिए राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को, जमींदारी प्रथा को खत्म करके किसानों और सरकार के बीच में सीधे कॉन्ट्रैक्ट करने की बात कही थी। राजा राम मोहन राय शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का समर्थन करते थे और कहते थे कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों का संतुलन होना चाहिए। शक्तियाँ किसी भी एक के पास में केंद्रीकृत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता का समर्थन करते हुए कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक विभाजन का बल दिया था। उन्होंने न्यायपालिक प्रणाली में सुधार चाहते हुए कहा था कि जूरी प्रणाली भारत में लागू होनी चाहिए, जिसमें बहुमत के माध्यम से न्यायाधीश फैसले ले। उन्होंने प्रेस और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति और आज़ादी की स्वतंत्रता की भी बात कही और वो प्रेस की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उन्होंने पूरे विश्व में प्रेस और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपनी मांग रखी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी राजा राम मोहन राय का पूरा ध्यान था। उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों में मुक्त सहयोग की नीति का समर्थन किया। साथ ही उन्होंने आयरलैंड में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन का पक्ष लिया और इंग्लैंड से यह मांग की कि आयरलैंड को उनकी वाजिब स्वतंत्रता दी जाए। साथ ही वो विश्व के विभिन्न देशों में जो सुधार आंदोलन चल रहे थे उन सुधार आंदोलनों का भी समर्थन किया। खास करके जब 1830 में फ्रांस में विभिन्न क्रांतियाँ हुई तो उन क्रांतियों का समर्थन राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय न केवल भारतीय बल्कि विश्व के विभिन्न मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखा करते थे। 1830 में वो भारत में उस समय के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के कहने से, उनके किसी कार्य से इंग्लैंड गए और वहीं पर 1833 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार से
भारत में पुनर्जागरण की नींव रखने वाले राजा राम मोहन राय ने भारत के सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों का पथ प्रदर्शन किया और इसी के आधार पर बंगाल में आगे धर्म सुधार आंदोलन हुए और इसी से भारत में राष्ट्रवाद की भावना को भी बढ़ावा मिला। आज की वीडियो सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बंगाल के विभिन्न धार्मिक सुधारकों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।